अगर आप भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर यानी जेम पोर्टल के ऊपर ओईएम पैनल लेने जा रहे हो या फिर अप्लाई करने वाले हो तो ये वीडियो को पूरी जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 90% लोग क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका जो वेंडर असेसमेंट एप्लीकेशन है ना वो फेल हो जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉमन मिस्टेक्स जो भी ओईएम रिपीट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज ऐसी है जिनका आपको ध्यान देना है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि वेंडर असेसमेंट क्या होता है उनको जल्दी से बता देता हूं कि वेंडर असेसमेंट एक प्रोसेस है। अगर आप एक ओईएम हो और जेम पे एज एन ओईएम वर्क करना चाहते हो तो आपको वेंडर असेसमेंट कराना होता है, जिसमें जेम या फिर राइट्स की टीम चेक करती है कि जो बंदा अपने आप को ओईएम बता रहा है वो वाकई में ओईएम है कि नहीं है। वेंडर असेसमेंट दो पार्टों में होता है, डेस्कटॉप असेसमेंट और वीडियो असेसमेंट। डेस्कटॉप असेसमेंट में आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उनको बनाने में कौन कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कितना है, रॉ मटेरियल किससे ले रहे हो, कंपनी का पूरा फ्लो चार्ट बना के देना होता है। इन शॉर्ट ये बताना होता है कि आपकी कंपनी वर्क किस तरीके से करती है। और फिर वीडियो असेसमेंट में सारी ही डिटेल्स वेरीफाई होती हैं। अगर आपने लिख के दिया है कि आप 4 प्रोडक्ट बना रहे हो और 4 प्रोडक्ट को बनाने में 10 मशीन यूज कर रहे हो तो वो वीडियो असेसमेंट के थ्रू वेरीफाई होती है। प्लस चेक किया जाता है कि जो भी डिक्लेयर किया है आपने डेस्कटॉप असेसमेंट में वो सही है कि नहीं है। और इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद, पास करने के बाद, आप एज एन ओईएम वर्क कर पाते हो उन कैटेगरीज के लिए जिन कैटेगरीज के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और जेम पे एज एन ओईएम काम करना चाहते हो तो वेंडर असेसमेंट कराना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि जेम पे आप मैन्युफैक्चरर या फिर ओईएम तब बनते हो जब जेम आपको वेरीफाई कर लेता है यानी कि चेक कर लेता है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए वेंडर असेसमेंट की तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरी उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वेंडर असेसमेंट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स करी जा रही है ना कि कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि खाली वेंडर असेसमेंट एप्लीकेशन देने से ही उनको ओईएम पैनल मिल जाएगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन दी है और फीस भी भर दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एज एन ओईएम रजिस्टर्ड हो जाओगे। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है। डेस्कटॉप असेसमेंट में डॉक्यूमेंट देने होते हैं, वीडियो असेसमेंट में वेरिफिकेशन होता है। इसको पास करने के बाद ही आप ओईएम बनोगे। खाली फीस देने से चलता तो शायद सभी ओईएम बन जाते गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। दूसरी मिस्टेक लोग क्या कर रहे हैं कि जिन भी कैटेगरीज को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस भी कैटेगरी में आप ओईएम पैनल लेना चाहते हो तो भैया गवर्नमेंट की नजरों में आप एक अच्छे ओईएम तब बनते हो जब आप उस कैटेगरी से रिलेटेड सारे सर्टिफिकेशन, सारे टेस्ट रिपोर्ट, सारे मैंडेटरी लाइसेंस लेके रखते हो। और जेम के ऊपर जितनी भी कैटेगरी बनाई गई है ना, हर एक कैटेगरी के अंदर आपको बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, कौन सा टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी है, कौन सा कॉम्प्लाइंस आपको सबमिट करना है। तो अगर जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तब तक वेंडर असेसमेंट के लिए अप्लाई मत करिए। पहले उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करिए, तब आप एप्लीकेशन को इनिशिएट करिए। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं कि उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशंस नहीं है, जो सर्टिफिकेशंस कैटेगरी के अंदर मांगे गए हैं वो नहीं है और वो अप्लाई कर देते हैं और बाद में उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट टाइम भी बर्बाद होता है और साथ साथ एप्लीकेशन फीस के पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तीसरा रीजन जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, देखिए, देखने को या फिर आप समझोगे तो बहुत छोटा सा रीजन है लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा है। क्या वो इम्पैक्ट है कि आपको ये देखना है कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। कई लोग ये भी मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका रजिस्टर्ड एड्रेस दूसरा है और मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस दूसरा है, तो उनको ऐसा लगता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस जो है उसी से काम चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अच्छा, जब जो एड्रेस डॉक्यूमेंटेड है ना वो प्रॉपर आपके जीएसटी में या फिर जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर वो कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। अगर उसमें एड्रेस में लिखा है कि गली नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस, तो गली नंबर 1 से नहीं चलने वाला, प्लॉट नंबर भी उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि भैया
पूरे प्लॉट की मेरी गली है या फिर पूरी गली में मेरा ही खाली प्लॉट है, उससे नहीं चलने वाला। प्लॉट नंबर मेंशन होना चाहिए, मतलब आपका जो एड्रेस है वो कंप्लीट एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए। और अगर आपकी कोई बिल्डिंग ऐसी है जहां पे मल्टीपल फ्लोर्स हैं, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी ऐसी बिल्डिंग में लोकेटेड है जहां पे 5 फ्लोर है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे है, तो 2 फ्लोर मेंशन होने चाहिए। ये नहीं चलेगा कि अगर उस बिल्डिंग का नाम एबीसी बिल्डिंग है तो खाली एबीसी बिल्डिंग देने से नहीं होगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी मेंशन होना चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपरली सही से मेंशन हो। फिर एक केस निकल के आता है, चौथा जो एक केस है जिसकी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, वहां पे शेयर होल्डिंग डिटेल्स कंपनीज डिस्क्लोज नहीं कर पा रही या फिर बाद में वो मना कर देते हैं डिस्क्लोज करने से। और अक्सर ये जब डीम्ड ओईएम वाले केस में आप जाते हो ना, तो आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जब आप एज एन ओईएम रजिस्टर करने जा रहे हो, तो आपकी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबका शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको जेम के साथ शेयर करना होता है। अगर आप वो पैटर्न शेयर नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती है। और सबसे लास्ट में जो रीजन है जो कि खाली नेग्लिजेंस की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, वो है टाइम। टाइम क्या है कि जब भी आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ओईएम पैनल के लिए अप्लाई करते हो, तो वेंडर असेसमेंट की डिटेल्स जैसे ही आप इनिशिएट करते हो, राइट्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाता है। लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आया, आपने फॉर्म को फिल किया और उसमें आपने सबमिशन कर दिया, उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो उसके बाद असेसर चेक करता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं कि गलत है। जहां पे कोई मिस्टेक होती है आपकी तरफ से या फिर असेसर को कोई भी चीज क्लैरिफाई करनी होती है, तो असेसर क्या करता है, एनसी रेज कर देता है। अब इस एनसी को ना आपको विद इन 10 डेज रिप्लाई करना होता है। तो ये 10 डेज के अंदर अगर आपने उस एनसी को रिप्लाई नहीं किया ना, तो आपका एप्लीकेशन राइट्स की टीम रिजेक्ट कर देती है। ये वो रीजंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं जो अक्सर रिपीट हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि इतने बड़े रीजंस नहीं है। अगर आप पहले से थोड़ा सा टाइम लगाओगे तो इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो, अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी कंपनी को प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन वन गो में क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेंडर असेसमेंट अवेयरनेस के ऊपर। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके और ईमेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।